हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम हैं डे 2 पे अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज़ के, जहां पे हम बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ पूरे बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने डे 2 के साथ। लाइक टारगेट जो मैंने आपके लिए सेट किया है इस बार इस वीडियो का, क्योंकि आप इतना कराओ फिर हम आगे इसको अपडेट करते रहेंगे। सो इट्स 100। ओके, सो स्टार्ट करें अपनी सीरीज को। और आज जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो होने वाले हैं जिससे पहले नहीं कवर किए हैं ऑफ कोर्स। तो बेसिक थ्योरी है आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, डैट इज लिमिटेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, यूजर्स, ये सब कवर किए थे। ठीक है, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख के आओ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिटेशन की, क्योंकि हर चीज़ जिसके कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। हम देख रहे हैं ना, इसमें हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं ताकि हमें पता चल पाए क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या पोजीशन। ठीक, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। लिमिटेशंस मतलब क्या? लिमिटेशन मतलब बेटा कुछ कमियां हैं इसमें जो कहीं ना कहीं हमें खटकती रहती हैं। वो पहली है आपकी हिस्टोरिकल इन नेचर, मतलब जो हम अकाउंट्स कर रहे हैं वो किसकी होती है? पास्ट जो ट्रांजैक्शन हो गए। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पास्ट इवन ओनली, नॉट फ्यूचर प्लानिंग। हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं वो हम नहीं रिकॉर्ड करते। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो घटना घट गई, इतने का सामान बिक गया, इतने का लोन हो गया, दे दिया, तो वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब जो हमारे पास्ट ट्रांजैक्शन, जो पास्ट इवेंट की एंट्रीज हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या होगा उसका क्या, उसको तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अकाउंट्स में। तो ये एक लिमिटेशन है। ठीक, कि बैलेंस शीट जो हमें शो करती है वो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। बैलेंस शीट आप एट द एंड बनाते हो तो आप जो हो गया ना उसकी बैलेंस शीट बना रहे हो। तो जो आप दिखा रहे हो वो आपके विद इन 1 ईयर, जो लास्ट जो आपके ईयर में जो हुआ है वही तो आप शो कर रहे हो। हम इससे नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का तो कुछ उसमें प्रोडिक्शन नहीं दे रहा हमें। ठीक, तो फ्यूचर एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड करता कि फ्यूचर में क्या बिकेगा, ये वो नहीं, बस जो हो गया है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। इग्नोर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, सिर्फ मॉनेटरी डेटा रिकॉर्ड होता है। जो बोला था ना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, मनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो जो नॉन मॉनेटरी है वो भी तो बेनिफिशियल हैं, तो उनको तो हम इग्नोर कर देते हैं। लाइक एम्प्लॉय की स्किल, कस्टमर की लॉयल्टी, ब्रांड रेपुटेशन, ये सब भी तो कहो कि अकाउंट्स में दिखाने चाहिए। इससे भी तो पता चलता है कि मेरा बिजनेस किस पोजीशन में, लोग मुझे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, कस्टमर का कितना रिलायंस है मुझ पे। वो तो हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। एम्प्लॉय कितने स्किल है एंड ऑल, वो भी तो हमारे एसेट हैं, उनकी स्किल भी तो एसेट होनी चाहिए। वो क्यों नहीं हम बात कर रहे हैं? नहीं, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसकी कह दो लिमिटेशन हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। बना कौन रहा है अकाउंट? ह्यूमन बना रहे हैं, आप बना रहे हो आपका बिजनेस। आप मैनिपुलेट भी तो कर सकते हो कि और अच्छा दिखा दो जिससे लोन हो जाए। मैनिपुलेशन कर सकते हो, कोई अलग तरीका लगा दें, कोई अलग कैलकुलेशन का मेथड लगा दें जिससे प्रॉफिट ज़्यादा आने लग जाए। तो मैनिपुलेशन के भी चांस होते हैं। मतलब अगर आप डेप्रीसिएशन देखो, 2 मेथड से लगते हैं, तो स्ट्रेट लाइन या तो WDV। अब आप में इतना ही पढ़ना है, बहुत मेथड होते हैं, बट स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आपको लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन से उतना नहीं आएगा, हम क्या करें? WDV लगाते हैं। WDV से नहीं आ रहा है तो हम स्ट्रेट मतलब मैथड हम स्विच कर सकते हैं एज पर आर कन्वीनियंस, कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं या कम दिखाना चाह रहे हैं। तो विंडो ड्रेसिंग एक वर्ड आता है, वो पॉसिबल यहाँ पे होती है। ठीक है, ये भी एक डीमेरिट है। नेक्स्ट इज डजंट शो ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की सही वैल्यू नहीं दिखाता है। मतलब एसेट आर शोन एट कॉस्ट प्राइस। एसेट आप उस वैल्यू पे दिखाते हो जिस पे आपने उसको खरीदा है। लाइक लैंड, बिल्डिंग मैंने जितने पे परचेज की थी, मैं अपनी बैलेंस शीट पे वही अमाउंट दिखाती हूँ। ठीक है, बट जो करंट मार्केट वैल्यू, और लैंड की तो भाई वैल्यू बढ़ती रहती है ना, आज तो उसकी ज़्यादा वैल्यू, आपको तो वो दिखाना चाहिए था, आपने तो वो दिखाई जब आपने खरीदी। तो ट्रू कहाँ से पता चलेगा आपकी पोजीशन? तो ये भी एक लिमिटेशन है कि लैंड खरीदा था इन 2000 2 लाख का, अभी भी लैंड है मेरे पास एसेट में, मैं उसको दिखा रहा हूँ 2 लाख में, जबकि उसकी अब वैल्यू क्या हो गई है? 20 लाख हो गई है। बट वो मेरा एसेट है, मैं वही दिखाऊंगी जो
उसकी कॉस्ट प्राइस थी। भले आज बढ़ गया, आज तो मुझे बढ़ गया तो इस प्राइस में दिखाना चाहिए था, मेरे को तब प्रॉफिट मिलेगा अगर मैं बेचूंगा, उसकी तो वो वैल्यू बढ़ गई ना, बट मैं वो नहीं दिखा रही हूँ। मैं तो ट्रू वैल्यू फिर एसेट की कैसे पता चलेगी कि क्या है, क्योंकि आप तो पास्ट वैल्यू पे ही बात कर रहे हो। तो ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। आप बना रहे हो ना ह्यूमन, आप बना रहे हो, आप अपनी बिजनेस की मान लो बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हो, तो आप अपने जजमेंट से उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मतलब अकाउंट डिपेंड्स ऑन एस्टिमेट एंड ओपिनियन ऑफ अकाउंटेंट, जो बना रहा है उसके एस्टिमेट्स पे डिपेंड करेगा। लाइक मुझे लग रहा है कि मेरे जो बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स मतलब जिनसे मुझे पैसा नहीं मिल पाएगा, जिनको मैंने उधार दिया है, जिनसे मुझे पैसा नहीं मिल पाएगा, मुझे अंदाज़ा लग रहा है 20,000 होंगे, तो मैं एस्टिमेट कर रही हूँ ना बेटा, मैं बता रही हूँ कि 20,000 होंगे, हो सकता है 10,000 ही हो, मिल जाए बाकी उनसे, लेकिन मैं तो प्रोविजन उस हिसाब से बना के चल रही हूँ। ठीक, तो क्या हो रहा है, जैसे कि अकाउंटेंट ने क्या किया, एक ने बैड डेट का प्रोविजन 5% बनाया, वही दूसरा उसी चीज़ में 10% बना रहा है। तो हम लोग अपने अपने जजमेंट के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, आप एक्चुअल कैसे निकाल पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, फिगर डिफर कर जाएंगी। तो ये भी आपकी क्या है, इसकी लिमिटेशन है कि पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ट्रिक क्या रहेगी इसको याद करने के लिए, क्लियर तो हो गया ना कितनी क्या क्या है। पास्ट करता है रिकॉर्डिंग, एसेट की ट्रू वैल्यू नहीं पता चलती है, जिसमें खरीदा था उसी पे रिकॉर्ड करके रखा हुआ अभी भी, जबकि मार्केट वैल्यू बढ़ गई है उसकी भी बात वो नहीं कर रहा है। मैनिपुलेट कर सकता है वो अपने हिसाब से, तरीके लगा सकता है जिससे उसको प्रॉफिट अगर कम ज़्यादा दिखानी तो कौन सा मेथड यूज़ करे, वो उसके हिसाब पे वो अपना जजमेंट रख सकता है, उसके जजमेंट पे बेस्ड है कि वो कितने का प्रोविजन बना डाले, उसको क्या लग रहा है, एस्टिमेशन क्या है उसकी। तो ये सब क्या है, ये सब इसकी लिमिटेशन है। तो इमेजिन अकाउंटिंग की लिमिटेशन एक हैंड में पकड़े जा सकते हैं, और पिफ यानी प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल, मतलब हैंड पिफ, समझो ट्रिक है कि अकाउंटिंग की जितनी भी लिमिटेशन उसको हाथों से क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसको पकड़ सकते हैं, लिमिटेशन को पकड़ सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, हैंड पिफ। हैंड से क्या, एफ से हिस्टोरिकल इन नेचर, ए से एसेट नॉट शोन इन बैलेंस, एन से नॉट फ्यूचर ओरिएंटेड, डी से डजंट स्टॉप फ्रॉड, पी से पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, आई से इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, एफ से फाइनेंशियल एस्पेक्ट ओनली। तो क्या रखना, हैंड पिफ, और इससे आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे एग्जाम में। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और उसके बाद बात करेंगे कुछ कन्वेंशन की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, अच्छे से पढ़ के जाना। क्या होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक एजम्पशन एंड रूल्स विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कर रहे हो, कुछ रूल्स भी तो फॉलो करोगे, कुछ बेस भी तो फॉलो करोगे, जिस हिसाब से आप ट्रांजेक्शन की एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। तो बेटा वो जो रूल्स फॉलो करोगे, जो बेस हैं, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है, वो बेस क्या होते हैं मेरे, वो बेस, वो रूल्स, एजम्पशंस जो लेके हम चलते हैं, वो होते हैं मेरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये गाइडलाइन हैं, ये गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो हर अकाउंटेंट को यूज़ करने चाहिए जब वो रिकॉर्ड कर रहा हो अपने ट्रांजैक्शन को और अकाउंट्स बना रहा हो। मतलब ये एजम्पशन हर अकाउंटेंट, आप भी हो कोई भी है, आप सबको फॉलो करने चाहिए जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो या ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, इससे होगा क्या, क्यों हम सब फॉलो करें? देखो, अगर आप सब फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, क्योंकि फिर वही एजम्पशन सब ने फॉलो करके अकाउंट्स बनाए होंगे, तो वही चीज़ आप में भी है, वही चीज़ उनमें भी है, तो हम आराम से उसको स्टडी कर पाएंगे बिना किसी उसके कि अरे इन्होंने तो अलग हिसाब से बनाया, इन्होंने तो अलग हिसाब। तो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया है। इन कॉन्सेप्ट को, इन बेसिक एजम्पशन को क्यों लाया गया है? ताकि सारे अकाउंटेंट जो हैं वो जिस हिसाब से ही अपने अकाउंट्स को तैयार करें और सब में एक जैसापन हमें देखने को मिले। अगर मैं इनकी अकाउंट या बैलेंस शीट को इनसे कंपेयर करूं तो मुझे इन्होंने अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब फॉलो करनी है, अगर आपने इनको फॉलो करते ही बनाया है दोनों ने, तो हमें ये हो जाएगा कि दोनों का जो मेथड है वो सही है, सिमिलर है, हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो एजम्पशन है, रूल्स हैं जो हर अकाउंटेंट्स को फॉलो करने रहते हैं ताकि वो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी ला पाए जब अकाउंट्स या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हो। ठीक, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से एजम्पशन है जो आपको एज अकाउंटेंट फॉलो करने हैं जब आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो? इंटरेस्ट होना चाहिए आपको जानने में।
ठीक है, तो पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हर अकाउंटेंट इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अकाउंट्स बनाएगा कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। आप बिजनेस के नज़रिए से चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे, ना कि ओनर के नज़र से। जो अब देखा होगा, आप सब करते भी हैं ऐसा, ये सब फॉलो करते हैं सारे अकाउंटेंट्स इस कॉन्सेप्ट को। क्यों? ताकि यूनिफॉर्मिटी आ पाए। अगर उसने अपनी नज़र से सब कुछ बनाया है तो उसे तो जो कैपिटल दी होगी फिर तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बट अगर बिजनेस के नज़रिए से बनाया है तो वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। उसको ओनर को पैसा वापस करना है, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है, ओनर है, वो क्या है, अलग अलग है, सेपरेट है। लाइक अगर ओनर इन्वेस्ट करता है 50,000 इन बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, वो कैपिटल की तरह, कैपिटल के फॉर्म में लायबिलिटी में डाली जाएगी कि बिजनेस को ये पैसा वापस करना है इसके ओनर से। अगर ओनर और बिजनेस एक होते तो फिर लायबिलिटी क्यों होती, क्यों अब बिजनेस की जिम्मेदारी होती कि उसको वापस करना है, उसी का तो पैसा है ना। बट ऐसा नहीं है, हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि बिजनेस एंड ओनर क्या है, सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, इफ ओनर पेज पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम बिजनेस कैश, इसीलिए अगर पैसा लगाया है ओनर ने तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ठीक, और दूसरा, अगर बिजनेस से बिजनेसमैन पैसा निकालता है, लगाएगा ही थोड़ी ना, हमेशा निकाल भी तो सकता है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए। आपने अपनी दुकान से पैसे निकाल लिए तो आपको बिजनेस को पैसे वापस करने रहेंगे। ठीक है, तो बिजनेस उसको अपने एसेट में एज अ ड्राइंग्स डालेगा कि मुझे इससे ये पैसे वसूलने हैं, तो ये मेरे लिए कैपिटल से माइनस हो जाएगा एज अ ड्राइंग्स। ठीक है, बिजनेस के लिए वो खर्चा नहीं है, बिजनेस के लिए वो ड्राइंग्स है, वो आपसे पैसे उस चीज़ के वसूलेगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसलिए कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपने पैसा लगाया तो हम उसी से माइनस कर देंगे कि आपने इससे पैसा निकाल लिया, तो अब हम आपको हमें इतना अब नहीं देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उतना निकाल लिया है, अब हमारी जिम्मेदारी उतनी है जितना आपका बचा होगा। ठीक, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी एक है। मनी मेजरमेंट कहता है कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो आपके मनी में हैं। इसीलिए जितने अकाउंटेंट्स हैं वो सब कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की एंट्री दिखेगी आपको सब में। मान लो किसी ने नॉन मॉनेटरी के, हम कंपेयर कर पाएंगे उनको? नहीं कंपेयर कर पाएंगे, वो तो उस चीज़ की भी वैल्यू लिखी है जिसकी वैल्यू एक्सप्रेस हो ही नहीं रही है मनी में। तो सिर्फ मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने। सैलरी पे है तो रिकॉर्ड कर लो। एम्प्लॉय का हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, गुडविल, ये सब नहीं रिकॉर्ड करते कि उसकी गुडविल इतनी है एम्प्लॉय की, या उसका हार्ड वर्क 2,000 रुपये का है, नहीं, वो नहीं है। मनी ट्रांजैक्शन ओनली रिकॉर्ड करते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है। गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस को एज्यूम किया जाता है कि वो गोइंग रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, इस हिसाब से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ये नहीं मानते कि बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि शट डाउन हो जाएगा तो फिर आप कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बता, फिर तो आपको लगेगा कि हमें एसेट्स बेचने हैं, उस पर फोकस होने लग जाएगा। तो मशीनरी जैसे खरीदी है ना 10 साल के लिए, तो हम उसको उस कॉस्ट पे दिखाएंगे, डेप्रिशिएट करेंगे हर साल। नॉट सोल्ड स्क्रैप वैल्यू टुडे। मशीन जैसे आप खरीदते हो तो आप ये सोच के खरीदते हो कि 10 साल मशीन खरीदी है, 10 साल के लिए, मतलब बिजनेस 10 साल तक चलेगा, उस हिसाब से आप 10 साल का के हिसाब से उस पर डेप्रिशिएशन लगाते हो। तो ये क्या है, ये किस बेसिस पे कर रहे हो? गोइंग कंसर्न बेसिस, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूसली चलता जाएगा, वो बंद नहीं हो रहा। अगर बंद हो रहा तो फिर तो आप डेप्रिशिएशन क्यों चाहते हो, फिर तो आप उसको बेचो आज की डेट पे जिस पे बिक रही है वो। ठीक, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स पीरियड फॉर रिपोर्टिंग। बिजनेस की जो लाइफ है उसको हम फिक्स पीरियड में डिवाइड करते हैं, उस हिसाब से हर साल हम क्या करते रहते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते रहते हैं कि इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है एंड ऑल। लाइक इवन दो शॉप 50 साल तक रन करें, फिर भी हम अकाउंट हर साल बनाते हैं ताकि हम एट द एंड ऑफ एवरी ईयर देख पाएँ कि कितने हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, या हमारा एसेट क्या है या लायबिलिटीज़ कितनी हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको बिजनेस की लाइफ को सेपरेट पीरियड्स में डिवाइड करना है ताकि आप एनालाइज कर पाओ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस नॉट मार्केट वैल्यू। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एसेट को आपको किस पे रिकॉर्ड करना है? परचेज प्राइस में, मतलब कॉस्ट, एसेट की जो कॉस्ट है आपको उस पर रिकॉर्ड करना है, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है कि एसेट की आज मार्केट वैल्यू क्या चले उस पर नहीं। जिस पे आपने परचेज की, जो आपने पहले पढ़ा था, लैंड मैंने 2 लाख पे परचेज किया था, मैं उस पर रिकॉर्ड करूंगी, ना कि 20 लाख पे जो उसका रेट चल रहा है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? ये आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। इसीलिए अकाउंटेंट ऐसा करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं तो लिमिटेशन है। लिमिटेशन है भाई, क्योंकि फॉलो तो उनको करना पड़ेगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें कहता है
कि जो एसेट है उसको परचेस प्राइस पे रिकॉर्ड करो, ना कि मार्केट वैल्यू पे। बिल्डिंग जो आपने 5 लाख के खरीदी थी उसको उस पे ही रिकॉर्ड करो, ना कि मार्केट वैल्यू आज उसकी क्या चल रही है उस पे। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, इसीलिए उनको फॉलो भी करना पड़ता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये लिमिटेशन है, क्योंकि इसको हम हटा नहीं सकते। ठीक, नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 रुख होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। ठीक, मतलब अगर बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया और कैश गया, तो एक चीज़ आई, फर्नीचर आ गया, एसेट आया तो डेबिट हो गया, और कैश गया तो वो क्रेडिट हो गया। तो एक ट्रांजैक्शन के 2 दफ़ा में 2 तरफ क्या करने देखने को मिलेंगे, इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी उसको। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो तब जब गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर हो गए हैं, नॉट वन कैश इज रिसीव्ड। एक बार आपने गुड एंड सर्विसेज बेच दिए तो उसको रिकॉर्ड करो, तब नहीं करना कि जब आपको कैश मिलेगा तो हम मानेंगे कि हमारा सेल हो, नहीं, बेच दिया है तो उसको रिकॉर्ड करो। इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 5000 रिकॉर्ड करो एज अ सेल, इवन आपका कैश रिसीव ना हुआ हो तब भी आपको रिकॉर्डिंग करनी। ये नहीं कि हमें जो कैश जब रिसीव होगा जो मैंने गुड्स बेचे थे तब मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है एक बार तुमने जब बेच दिया है उस चीज़ को तो तुम उसको रिकॉर्ड करो, भले ही तुमने क्रेडिट पे किया हो, तुम्हें कैश ना मिला हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड मस्ट बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। लाइक मैंने सेल्स की 1 लाख की, 1 लाख की सेल को करने के लिए मैंने कुछ खर्चे किए, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह लगाए, प्रमोशन पे खर्चा किया, तो हमें दोनों रिकॉर्ड करने हैं। मतलब जो तुमने रेवेन्यू कमाया उसके लिए तुमने जो खर्चे किए उस पीरियड में, आपको दोनों को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ये कौन कहता है, मैचिंग, कौन, मैच करना। लाइक एक्सपेंस ऑफ द पीरियड मस्ट बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। लाइक सेल की है आपने 1 लाख की, और उस सेल को करने के लिए मान लो एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह भी दी, ठीक है, 20,000 की सैलरी थी, भाई एम्प्लॉय ने सपोर्ट किया तभी सेल हुई, तो दोनों रिकॉर्ड करोगे एक ही साल में, भले ही सैलरी तुम नेक्स्ट ईयर में पे करो। सैलरी आउटस्टैंडिंग हम रिकॉर्ड करते, क्यों, क्योंकि सैलरी जो हम दे रहे हैं वो सेल के लिए दे रहे हैं जो 1 लाख की हुई है, एक्सपेंस उससे जुड़ा है, भले ही हम सैलरी नेक्स्ट ईयर देंगे बट हम उसको शो ज़रूर करेंगे एज आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने अकाउंट में, ताकि हम मैच कर पाएँ कि इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो हमने खर्चा किया है वो हमारा ये है। तो वो कहता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंस व्हेन दे आर ड्यू, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब आपकी इनकम आपको ड्यू है, मतलब आपने काम कर दिया लेकिन आपको मिला नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड करो एज एक्रूड इनकम कि मिलने वाली है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अगर आपने कुछ एक्सपेंस कर दिए हैं, एक्सपेंस मतलब फ़ायदा उठा लिया, सर्विस ले ली लेकिन एक्सपेंस पे नहीं किए, तो भी उसको रिकॉर्ड करो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब पे करने हैं, सर्विस मैंने ले ली है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे ये देख के चलो ना कि सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, भले आपने रिसीव किया हो, भले आपने दी ना हो, आपको पैसा मिल गया, वो सब रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्डिंग सब चीज़ की रहने वाली है आपकी। द एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि रिकॉर्ड करो इनकम एंड एक्सपेंस व्हेन दे आर ड्यू, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव। ड्यू है तो रिकॉर्ड कर लो। इफ रेंट ऑफ दिसंबर 5000 इज स्टिल अनपेड, तो उसको दिखाओ एज आउटस्टैंडिंग रेंट की लाइबिलिटी है मेरी, मुझे देना है, तभी तो बेटा आप कैलकुलेट कर पाओगे सही से प्रॉफिट और लॉस। अगर तुम्हें देना है, तुमने दिखाया ही नहीं, तो हमें तो लगे तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा है, तुमने तो माइनस ही नहीं किया होगा इसको, क्योंकि तुम्हें तो लगा कि अभी नहीं करेंगे, जब दे देंगे तब करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। उस साल में फिर तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ के दिखने लगेगा, तो जो तुमको पे करना पड़ेगा, मान लो शेयर को होल्डर को डिविडेंड या सरकार को टैक्स तुम ज़्यादा दे दोगे। तो ये गलती नहीं करनी है। जिस चीज़ को जब हुई है, जिस साल हुई है, उसको रिकॉर्ड करो, भले तुम्हें पैसा ना मिला हो या भले तुमने पैसा ना दिया हो। ठीक, तो ये कहता है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो तुम एक्रूअल में थोड़ा बहुत मीनिंग समझ के आना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। और रियलाइजेशन का याद करके जाना, ये थोड़ा मतलब मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं। रियलाइजेशन हो गया, एक्रूअल हो गया, इसकी 2-3 बार इसको देख लेना। ठीक, थोड़ा बार ये थोड़ा नया, बाकी तुम्हारे लिए सब ईजी है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग, एंटिटी, डुअल, ये सब ईजी हैं। तो इसकी ट्रिक है कैमरा डोम। कैमरा से सी से हो जाएगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ए से हो जाएगा आपका अकाउंटिंग पीरियड, एम से मैचिंग वे बार देख लेना, ई से एंटिटी, आर से रियलाइजेशन, ए से एक्रूअल, डॉम से ड्यूअल एस्पेक्ट, ये स्मॉल फिलर है, मतलब इसमें और से कुछ नहीं है, एम से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसके कैमरा डॉम याद कर लो और आपको सारे जो भी कॉन्सेप्ट है 9 वो याद हो जाएंगे। ठीक है,
सिंपल था। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉस्ट में रिकॉर्ड करो, जो भी एसेट खरीदा है जो कॉस्ट है उसकी, उस पे रिकॉर्ड करो, ना कि मार्केट प्राइस पे। ठीक, अकाउंटिंग पीरियड कहता था कि हर जो बिजनेस की लाइफ है उसको अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर दो और हर पीरियड में उसका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह बना के एस्टिमेट करो। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जो एक्सपेंस, जो रेवेन्यू कमाने के लिए जो एक्सपेंस उस पीरियड में किए गए हैं उन दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करो उसी पीरियड में। ठीक है, फिर आपका था एंटिटी कॉन्सेप्ट जो कहता है कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है, उस हिसाब से हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो कहता है कि जो मनी आपको जब रियलाइज हो गया है उसको रिकॉर्ड करो, भले ही आपको उसका पैसा मिला हो या ना मिला हो। एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो इनकम और एक्सपेंस ड्यू है उसको रिकॉर्ड करो, भले ही आपने ना पे किए हो या आपको ना मिले हो। डुअल एस्पेक्ट कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन उनका दो जगह इफेक्ट मिलेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फिर एम से मनी मेजरमेंट, सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं, नॉन मॉनिटरी नहीं करने। क्लियर, ये था हमारा काउंटिंग कॉन्सेप्ट। 3 कन्वेंशन है, ज़्यादा नहीं है, 3 कन्वेंशन है, ये भी इजी है, इसको भी याद करना है आपको। कन्वेंशन क्या होते हैं? कन्वेंशन आर द ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस विच आर अकाउंटेंट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट। ये सालों साल चला आ रहा है, ट्रेडिशन बन गया है, इसलिए सारे अकाउंटेंट्स इसको क्या करते आ रहे, फॉलो करते आ रहे। कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, जनरल गाइडलाइन रूल जो आपको फॉलो करनी है ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे। और कन्वेंशन जो सदियों से चले आ रहे हैं, कुछ रूल्स गाइडलाइंस जो अकाउंटेंट फॉलो करते आ रहे हैं, एक तरीके से वो होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड है और अकाउंटेंट फॉलो करते हैं इनको। कोई स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स नहीं कि आपको फॉलो करने ही करने हैं, बट आप फॉलो करते हो क्योंकि चले आ रहे हैं सदियों से, इससे फ़ायदा ही दिख रहा है हमें, कंसिस्टेंसी ही दिख रही है, रिलायबिलिटी दिख रही है, क्लैरिटी ही है सबके अकाउंट्स में इसको यूज़ करके, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये हमारा कन्वेंशन। ठीक, कौन कौन सा है? पहला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन कि वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट, जब अकाउंट बनाओ तो जो भी पॉसिबल लॉसेज हैं उनको रिकॉर्ड करो, बट जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उनको रिकॉर्ड नहीं करना है आपको। मतलब एक तरीके से आपको बताता है सोच समझ के खेलो, मतलब जो तुमको लगता है कि लॉस हो सकते हैं, कि इतना पैसा मेरा डूब सकता है, उसको रिकॉर्ड कर दो, उसको रिकॉर्ड कर दो। लेकिन अगर तुम्हें कुछ उम्मीद है कि पैसा आएगा, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उसको रिकॉर्ड मत करना, उसको मत दिखाना, जब तक नहीं आएगा आप मत दिखाना। मतलब ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट शोन बेटर देन एक्चुअलिटी। क्योंकि क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो दिखा दोगे तो फाइनेंशियल पोजीशन तो बेटर दिखाने लग जाओगे ना, कभी वो नहीं करना है। जब तक ना मिल जाए तब तक नहीं रिकॉर्ड करना है। और लॉस अगर लग रहा है हो सकता है तो बना के चलो रिजर्व प्रोविजन, तो वो आप करो, बट जब तक प्रॉफिट ना मिल जाए तब तक नहीं दिखाना है। ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है उससे बेटर नहीं दिखानी है, जो है वो दिखाओ। अगर आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी दिखा दिए तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर दिखाने लगोगे, और मान लो ना मिला आगे जाके वो प्रॉफिट, तो क्या करोगे, लॉस में हो जाओगे। तो इफ़ डेटर आर 50,000 और आपको डाउट है कि 5,000 डूब सकता है, नहीं रिकवर होगा, तो उसको दिखाओ, उसको प्रोविजन बना के दिखाओ कि प्रोविजन बनाया मैंने डाउटफुल डेट्स का। लेकिन कोई एक्सपेक्टेड इनकम है तो वो आप मत दिखाना। ये कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है? कंसिस्टेंसी कहता है कि सेम अकाउंटिंग मैथड और प्रैक्टिस आप फॉलो करो ईयर टू ईयर। लाइक अगर आप डिप्रिशिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करो तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही ईयर टू ईयर यूज़ करो। क्यों? क्योंकि एक साल का दूसरे साल से फिर कंपेयर कर पाओगे, उस साल स्ट्रेट लाइन क्या तो इस साल WDP कैसे कर पाओगे कंपेयर, तो इसलिए सेम मेथड यूज़ करो। ठीक है, और ये इसीलिए फॉलो भी करते हैं क्योंकि अकाउंटेंट्स को लगता है कि सही है यार, फ़ायदा है, इससे हम कंपेयर कर पाते हैं ईजिली, वरना हमें SLM को फिर WDP में इस साल कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम WDP से कंपेयर कर पाएंगे उस साल और इस साल का। तो इसीलिए है कि जो भी आप कर रहे हो तो उसको सेम रखो, कंसिस्टेंट रखो ईयर टू ईयर, ताकि डिफर ना करे और यूज़ कर पाओ, कंपैरिजन कर पाओ। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि जो भी आपकी मटेरियल इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स हैं कंप्लीटली डिस्क्लोज करो, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वो कंप्लीटली फुली डिस्क्लोज करनी है आपको। यूजर अकाउंट शुड गेट कंप्लीट पिक्चर नॉट हाफ ट्रूथ, पूरा आपको उनको सच बताना है, हाफ ट्रूथ नहीं। अगर आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो उसको भी नोट्स में डालो कि मेरे अगेंस्ट इतनी लायबिलिटी का केस कोर्ट में पेंडिंग है, ताकि पता चल जाए यूजर्स को कि हाँ इनके ऊपर इतनी लायबिलिटी है जो हो सकता है इनको देनी पड़ जाए। इफ़ कंपनी चेंज इट्स मैथड स्टॉक वैल्यूएशन, इसको क्लियरली बताओ कि इस साल हमने मैथड जो है स्टॉक वैल्यूएशन का वो चेंज किया है।
जब झूठ नहीं रखना, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, फुल डिस्क्लोजर आपको करना है। इससे आप ही सही रहोगे, आपकी ही गुडविल बनेगी कि ये कंपनी सही से चलती है, सब कुछ डिस्क्लोज कर देती है। ठीक है, तो वो क्या थे, कन्वेंशन, जो सदियों से चले आ रहे हैं, सारे अकाउंटेंट फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको इसमें बेनिफिट ही दिखता है, तो वो क्या होते हैं, हमारे कन्वेंशन। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं बेटा, स्टैंडर्ड्स AS, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं जो रिटर्न में आपको प्रोवाइड की जाती है। कौन प्रोवाइड करता है, ये आपको ICAI प्रोवाइड करता है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है अकाउंटेंट्स को कि देखिए ये चीज़ों के बेसिस पे आपको अकाउंट्स तैयार करने हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो दे टेल अकाउंटेंट्स हाउ टू रिकॉर्ड, मेजर एंड प्रेजेंट डिफरेंट आइटम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट ऐसे ही नहीं बना दोगे कि कुछ भी तुमने बना दिया, ICAI बताएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं तुम्हें रिकॉर्डिंग के समय, जब आप मेज़र कर रहे हो तब, या अलग अलग आइटम को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉलो करो। तो क्यों, यूनिफॉर्मिटी लानी है, उनको भी कंपैरिजन इजी हो जाए, ट्रांसपेरेंसी रहे। सिंपल लाइन क्या आप लोग के लिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइक रेसिपी बुक, जो अकाउंटेंट के लिए कि सब कुछ पता रहता है कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं रिकॉर्डिंग के लिए, क्या करना है, क्या दिखाना है, कैसे मेजर करना है, सब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है। ठीक, ये फॉलो करने हैं आपको। तो क्यों हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, कितने हैं, AS1 से लेके AS29 है। याद करना चाहो तो याद कर भी सकते हो, ठीक, नहीं करना है तो मत करो। कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, AS6 डेप्रीशिएशन से रिलेटेड है, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, AS1 फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, अगर मन हो तो कुछ याद कर लेना। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीडेड सो दैट अकाउंटेंट ऑफ ऑल बिजनेस लोग, क्यों सब फॉलो करते हैं गाइडलाइंस को जो ICAI ने, ताकि सबके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब उसी हिसाब से खाना बनाएंगे, उसी रेसिपी को, तो सबका स्वाद ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, इसलिए वैसा ही यूनिफॉर्मिटी रहेगी अकाउंटिंग पॉलिसी में। अलग अलग कंपनी अलग अलग मेथड यूज़ करेगी, अगर स्टॉक वैल्यूएशन के, डेप्रीशिएशन के, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड यू फॉलो करते हैं तो सब एक ही रूल फॉलो करेंगे। जैसे AS2 कहता है कि स्टॉक हमेशा आपको स्टॉक या मार्केट प्राइस जो भी लोअर होगी उस पर रिकॉर्ड करें, तो सारी कंपनीज क्या करेंगी, जो भी लोअर वैल्यू होगी, चाहे वो मार्केट हो चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो, उस पर ही वो अपने स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगी एज पर AS2। इफ वन कंपनी शोज स्टॉक एट कॉस्ट एंड अदर शो एट मार्केट वैल्यू, तो रिजल्ट कंपेरेबल नहीं होंगे। और स्टैंडर्ड ने इसी कंफ्यूजन को रिमूव कर दिया, उसने बता दिया कि आपका जो स्टॉक है वो उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा जो कम होगी। अगर कॉस्ट वैल्यू कम है स्टॉक की तो उस पर रिकॉर्ड करो, मार्केट वैल्यू कम है उस पर रिकॉर्ड करो, कोई कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यूनिफॉर्मिटी लाते हैं। दूसरा है कंपैरेटिबिलिटी लाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, अदर कैन कंपेयर रिजल्ट ऑफ 2 और मोर कंपनी ओनली इफ देयर अकाउंट आर प्रिपेयर एट टू द सेम बेसिस। जब सेम बेसिस को यूज़ करते हुए कंपनी अपने अकाउंट बनाएंगी तो हम आराम से उसको कंपेयर कर पाएंगे। इफ कंपनी A यूज़ करती है स्ट्रेट लाइन मैथड डेप्रिसिएशन के लिए और कंपनी B यूज़ करती है WDB, तो प्रॉफिट तो अलग अलग होगा क्योंकि दोनों ने डेप्रिसिएशन अलग अलग हिसाब से लगाया, लेकिन स्टैंडर्ड इनको कंसिस्टेंट कर, स्टैंडर्ड बता देते हैं कि आपको कहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है और आप वही फॉलो करेंगे। ठीक, तो ये रिमूव कर देगी तो हम कंपेयर कर पाएंगे आराम से। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड जो है वो अकाउंट को ट्रस्ट वर्दी बना देते हैं, गवर्नमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए। एग्जाम्पल, अ बैंक गिव लोन ओनली इफ अकाउंट फॉलो प्रॉपर स्टैंडर्ड एल्स इट कैन नॉट रिलाई ऑन देम। मतलब रिलायबिलिटी, अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंट बन रहे हैं तो जो भी है इन्वेस्टर जिसको पैसा लगाना है या जिसको लोन देना है तो वो उसको देखते हैं कि आप स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हो तो हम आपको देंगे, वरना नहीं देंगे। हम तब रिलाई करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन, वरना नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, मैथड है या तुमने कोई चेंज किया है उसको कंप्लीटली डिस्क्लोज करो। स्टैंडर्ड फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन AS1 कह देता है इस बात को। तो आप जब स्टैंडर्ड फॉलो करोगे ही तो आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा कि किस मेथड से स्टॉक, किस मेथड से डेप्रिसिएशन कर रहे हो, कोई पॉलिसी तो नहीं चेंज की आपने, कोई कोर्ट में केस तो नहीं पेंडिंग है आपका। तो AS1 आपका कहता है कि आपको फुल डिस्क्लोजर करना है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, AS3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इस तरीके से बहुत सारे AS है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ मैनिपुलेशन। स्टैंडर्ड प्रिवेंट कंपनी फ्रॉम चेंजिंग अकाउंटिंग मैथड जस्ट टू शो हायर और लोअर प्रॉफिट। स्टैंडर्ड जो है वो कंपनी को प्रिवेंट करती है कि वो अपना मैथड ना बदल दें,
कंपनी स्टॉक वैल्यूएशन मेथड नहीं चेंज कर पाएगा हर साल कि वो प्रॉफिट को एडजस्ट कर दे, क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखा अपने मेथड को आप चेंज नहीं कर देंगे इतनी जल्दी, तो आप वो करेंगे ही नहीं, तो आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ भी कंपनी स्टैंडर्ड आपको बचा लेते हैं इस चीज़ से। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज बाय इंश्योरिंग अकाउंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। आप स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओगे कंपनी तो आप अकाउंट को मिसलीड तो नहीं कर पाओगे, अपने हिसाब से तो प्रॉफिट बढ़ा के नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड में लिखा उस हिसाब से तुम्हें चीज़ें करनी है। तो इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। इफ अ कंपनी हैज़ कंटीजेंट लाइबिलिटी पेंडिंग अगेंस्ट कोर्ट, इट मस्ट डिस्क्लोज इट। हाउ अदरवाइज इन्वेस्टर में रॉन्ग थिंग कि कंपनी सेफ है। तो स्टैंडर्ड फुल डिस्क्लोजर कहते हैं ना, आपको सब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। कोर्ट में केस पेंडिंग है तो दिखाओ, ताकि इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले समझ ले कि आपके अगेंस्ट ये चीज़ चल रही है तो उसको लगाना है या नहीं लगाना। इससे क्या हुआ, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ उन लोगों का जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक, क्लियर हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यस, याद करने हो तो याद कर लेना 1 to 29, नहीं करने हो तो मत करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो इंपॉर्टेंस वगैरह से आएगा तो कर लेंगे। एग्जाम्पल एएस का याद रखना, 2-3 एग्जाम्पल याद रखो। AS1 फुल डिस्क्लोजर, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 थोड़ा बड़ा है उसको छोड़ भी सकते हो, P नेट प्रॉफिट से रिलेटेड है, AS6 डेप्रिसिएशन, याद करना हो तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, सो इस सीरीज़ को वाइंड अप कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। See you in next day. Thank you.